किसान भाइयों नमस्कार। आज हम पुनः आपसे एक विशेष चर्चा और उसका थोड़ा वीडियो बनाने का तरीका बदला है। हम कोशिश करेंगे कि एक ठीक तरीके से बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपके साथ एक बातचीत कर सकें। पूरी कोशिश करेंगे कि उन सारे मुद्दों को आपके सामने लेकर आएं कि जिनमें कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा मानसिक कार्य करने के लिए बोझ जैसा कुछ लगता है। तो ये समझने के बाद में बोझ नहीं है। जब हम खेती केवल उत्पादन के लिए नहीं करते बल्कि हमारे मन में ये बात आ जाती है कि एक फसल से अब ज़्यादा उत्पादन नहीं लिया जा सकता, हम कितनी भी लागत बढ़ाएं लेकिन कोई भी एक फसल एक जगह जाकर ठहर जाती है। और इस समय देश को भी, किसानों को भी अपनी आमदनी बढ़ाए जाने के लिए, अपने बहुत सारे जो आवश्यकताएं हैं परिवार से लेकर समाज और राष्ट्र की, जिसमें हम निर्यात को भी देखते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता युक्त उत्पादन और उसकी भी विविधता की आवश्यकता है। अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी, नाना प्रकार की हम 100 से अधिक फसलों को अपने खेत में लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम सिमट कर बाजारीकरण के कारण गेहूं, गन्ना और धान पर ही रह गए हैं। ऐसी स्थिति में आपसे हम बार बार इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि आपके ध्यान में ये बात पूरी तरीके से आ जाए कि खेती में उत्पादन बढ़ाने का तरीका, अपनी आमदनी बढ़ाने का तरीका, रोजगार बढ़ाने का तरीका, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का तरीका और जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो धरती का तापमान बढ़ा है या नाना प्रकार के जितने भी अवरोध गांव और खेती में हमको देखने को मिल रहे हैं, जैविक खेती उनका एकमात्र समाधान है। लेकिन जो जैविक खेती चल रही है उसी में हम कहीं ना कहीं छोटे छोटे तरीकों के आधार पर उसको ऐसा विचार करेंगे तो वहाँ पर अभी ऐसा पूरा नहीं पड़ता। जैविक खेती में एक खुली बात यह है कि जैविक खेती में किसी भी विधा को, किसी भी विचारधारा को और किसी भी ऐसी वास्तविकता को समझने की, सीखने की और करने की स्वतंत्रता है। दूसरा, इसके अंतर्राष्ट्रीय मानक बन चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है, दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग है। तो ऐसे में हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अब हम केवल रसायनों के द्वारा जो उत्पादन लेने के हमारे तरीके थे किसान भाइयों, वो बदलने की जरूरत है। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि गन्ने की खेती करने वाले किसान, गन्ने की खेती से ज़्यादा चर्चा कहीं ना कहीं दवाओं के और उपचारों की बहुत ज़्यादा बात होती है कि एक वैरायटी है, इसमें ये बीमारी आती है, इसमें बीमारी नहीं आती है, इसके लिए इस दवाई का प्रयोग करना है। तो हम उत्पादन करने से ज़्यादा बाजार पर कहीं ना कहीं पहले जैसे खाद के रूप में निर्भर थे, अब कहीं ना कहीं दवाइयों के रूप में निर्भर होते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ कहीं खरपतवार नाशी दवाइयों के विरोध में भी कहीं ना कहीं हमारी खेती फंसती जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, हमको लगता ज़रूर है कि हमारे खेत में उत्पादन बढ़ रहा है एक फसल का, लेकिन उससे कोई आमदनी नहीं आएगी और उसमें एक बड़ा नुकसान ये होता है कि हमको जो भी फसलें हमारे साथ में होती हैं, हम बाजार में जाने से पहले ही इतना खर्चा कर लिए होते हैं कि ना तो वो चीज़ें खाने लायक रहती हैं और ना ही वो कहीं ना कहीं हमारी आमदनी का एक बहुत अच्छा जरिया बन पाती। तो ऐसे में जैविक खेती को प्राकृतिक सिद्धांतों से जोड़कर हमने विगत समय में जो प्रयास किए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें उभर कर आई हैं। उसमें और शोध करने की ज़रूरत है और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग और भी उस पर ज़्यादा शोध करेंगे, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ इसी बात को आप मानेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में भी वही शोध की प्रवृत्ति है जो मेरे अंदर है। आप ही उसी प्रकार से समीक्षा कर सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो मानव और मानव के बीच में समझ एक ऐसा साझा स्वरूप है कि जिसके आधार पर हम कहीं ना कहीं वास्तविकताओं को जैसा है वैसा देखते हैं। वास्तविकता तो निश्चित है, सूर्य पूर्व से निकलता है, मौसम बदलते हैं, धरती की उर्वरता है, प्रकृति का नियम है, उसमें नियंत्रण क्रियाएं हैं, संतुलन है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। अर्थात जो चीज़ें मनुष्य की बनाई नहीं हैं और जो व्यवस्था सहज हैं, अर्थात वो प्रकृति की व्यवस्था में निरंतर गतिशील हैं,
क्रिया के रूप में जब चाहे जब उनका अध्ययन कर सकते हैं। उनका आचरण निश्चित है, उनका फल परिणाम निश्चित है। गेहूं का दाना हम जमीन में डालते हैं, गेहूं पैदा होते हैं, कपास का दाना डालते हैं, कपास पैदा होती है। ये मिलकर साथ साथ कैसे पैदा हों, ये एक बड़ा सवाल यहाँ से निकल रहा था। इसलिए प्राकृतिक सिद्धांतों में पूरकता का सिद्धांत जो समृद्धि से जाकर जुड़ता है, गुणात्मक उत्पादन जिसमें होता है, एक दाने से अनेक दाने पैदा होते हैं। फिर दूसरा सिद्धांत पता लगा कि धरती की व्यवस्था में विविधता है, तो उत्पादन में अनेक फसलों को साथ साथ लाया जा सकता है। और हमने आपको एक विचार भी दिया कि खेत एक फसल अनेक के सिद्धांत पर हम इसको बहुत आसानी से स्वीकार सकते हैं। तीसरी बात थी, इससे क्या हो जाएगा, उत्पादन का घनत्व बढ़ने से जमीन की सतह पर जो नाना प्रकार के फफूंद जनित, बैक्टीरियल या अनेक प्रकार के कीड़े बीमारियों के प्रकोप हमारी फसलों को लगते हैं, तो उनके लिए एक सुंदर पर्यावास उत्पादन का घनत्व बढ़ने से होता है। अनेक प्रकार की वनस्पतियां साथ साथ रहने से हवा की गति, नमी, गंध, विरलता, उन सब पर एक बहुत सुंदर प्रभाव आता है और उस प्रभाव का नाम ही संतुलन है। साथियों, जहाँ संतुलन है वहाँ पर कोई भी ना बीमारी है ना कोई झंझट है। और चौथा जो हमने बात आपसे बार बार रखी थी वो थी नैसर्गिक संतुलन को बनाए रखना। नैसर्गिक संतुलन क्या है? धरती की व्यवस्था में, धरती के बड़े पुरुषार्थ से धरती ने अन्य ग्रह गोलों के साथ में अपने को एक चक्रीयता के साथ में, आवर्तनशीलता के साथ में, जो उसका जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें नाना प्रकार के उत्पादन कैसे आते हैं और किस क्षेत्र में कहाँ किस गति और किस कोण दिशा के साथ में कैसे उत्पादन क्रियाएं बदलती हैं। कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं बर्फ़ ज़्यादा होती है। तो अलग अलग जगह की वनस्पतियाँ, अलग अलग जगह के जीव जानवर, इसी को बोला गया है कि एक नैसर्गिक संतुलन है, एक इकोलॉजी है। हम इकोलॉजी को समझते हैं तो हमको गुणवत्ता युक्त उत्पादन भरपूर मात्रा में मिलता है। हम उसमें ऋतुकाल के साथ फसलों को लगाते हैं, ऋतुकाल के साथ उत्पादन होता है, उसी को निकालते हैं और उसी से हमें समृद्धि का अनुभव होता है। इसके लिए दूरी का नियम, समय का नियम, श्रम, बीज, वनस्पतियों की बीज परंपरा के साथ साथ जो जीव जानवर हैं उनकी कौन सी वंश परंपरा हमारे लिए उपयोगी है, उसमें गाय की उपयोगिता को भी हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अन्य जीव जानवरों की भी क्या उपयोगिता है उसको भी हम समझ सकते हैं। तो समझ एक ऐसा बड़ा विस्तार क्षेत्र है कि उसमें कहीं ना कहीं हम छोटे मन से कोई बात ना करें। तो इस दृष्टि से आज का जो वीडियो का विषय है वो बहुत छोटी सी एक लघु वीडियो हमने आपके लिए बनाई है और उसका आधार है विविध फसलों को लगाने का मानचित्र। कई बार ऐसी भी समस्या देखने को गांव में मिलती है कि सभी लोग ज़मीन को अच्छे तरीके से नहीं नाप पाते। मेरे खेत के कितने वर्ग मीटर है या मेरा खेत कितना बीघा है या मेरा खेत में कितना एकड़ बनेगा। तो इस आधार से भी हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे। तो उसको कैसे बनाएं, इसके लिए मैं एक खेत का चित्र बना रहा हूं और उस चित्र के साथ साथ हम फसलों को कैसे लगाते हैं। और ये समय भी बहुत अच्छा है, सितंबर अक्टूबर में हम लोगों को नई फसल प्रणाली बरसात के बाद लगाने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है। अब हम खेत में अच्छा श्रम कर सकते हैं, पसीना भी कम आता है, थकावट कम आती है, ज़मीन भी उर्वरक है। बरसात में जितना भी पानी बरसा था, जितने भी खरपतवार गल सड़कर ज़मीन को प्राप्त हुए, उसमें कीड़े केंचुओं ने भी भरपूर तरीके से काम किया। अनेक प्रकार के फंगस जो प्रकृति की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमेशा समृद्ध होते हैं, हमेशा सार्थक होते हैं, समय हमेशा सहयोगी होते हैं, वो सभी क्रिया, उन सबकी क्रियाशीलता के बाद में हम लोगों ने तय किया कि अब हम अपनी फसल प्रणाली लगाएंगे। तो आज मैं 1 एकड़ खेत का एक चित्र बनाता हूँ और उस चित्र के साथ में आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। साथियों, ये एक खेत है और इस खेत में हमको कुछ फसलों को लगाया जाना है। हम पहले क्या तय करते हैं? हम पहले इसमें उत्पादन के आधार पर तय करते हैं कि मुझे किस फसल का कितना उत्पादन लेना है। तो हमने इसमें जो फसल तय की है मैं लिख देता हूँ। गन्ना एक फसल है, दूसरी फसल गन्ने के साथ लहसुन है, तीसरी फसल इसी खेत में मुझे प्याज लगाना है, इसी खेत में मुझे कुछ कंद वाली सब्जियां लगाना है, कंद लगाने हैं, और इसी खेत में मुझे लहसुन आ गया, बाद में हल्दी लगाना है, और इसी खेत में मुझे फिर
अलसी लगाना है। अब खेत एक ही है, इसमें हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो 7, 8, 9 प्रकार की फसलों को हम लगा सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हमको करनी नहीं, पहले हमको समझने पर ज़्यादा जोर देना है, सीखने पर जोर देना है। तो समझना और सीखना पूरा होता है तो करना आसान हो जाएगा। अभी क्या होता है, हम करने के लिए चल देते हैं, न समझते हैं और ना ही सीखते हैं, तो समस्या सामने आती है। तो सबसे पहले ये जो खेत है, यदि इस खेत को हम 100 मीटर की लंबाई और 40 मीटर की चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है 40 मीटर हम मान लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल जो है वो होगा 100 मीटर गुणा 40 मीटर बराबर 4000 वर्ग मीटर। साथ ही इसी को 1 एकड़ बोला गया है। कहीं पर 5 बीघे का बीघा है तो ये 6 पॉइंट कुछ बीघे आ जाते हैं, कहीं 7 बीघे का है तो 5 कुछ बीघे आ जाते हैं, और बीघे का आकार कहीं पर 20 बीघे का है तो केवल 1.5 बीघे में ही 1 एकड़ जमीन आ जाती है। तो बीघे के आधार पर भी आप अपने स्तर से देख सकते हैं हमारे 1 बीघे में कितना मीटर बनता है, और यदि हम उनको 4000 वर्ग मीटर में भाग देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने बीघे हमारे एक एकड़ में आते हैं। अब हम यहाँ पर गन्ने के लिए पहले हम गन्ने का उत्पादन तय करते हैं। यदि गन्ने की फसल है और मुझे 400 कुंतल गन्ना निकालना है, तो ये हमने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया। अब इसमें ऐसा नहीं कि हमको 400 ही निकालना है, 500 भी निकल सकता है, 300 भी निकल सकता है। तो लेकिन एक अनुमानित उत्पादन का लक्ष्य हमने बनाया ताकि हम एक निश्चित क्षेत्रफल गन्ने को दे सकें। और गन्ने को यदि हमने निश्चित क्षेत्रफल दे दिया तो फिर उसमें पोषण का क्या सिद्धांत होगा, कौन सी फसलें गन्ने के साथ लगाएंगे जिनसे गन्ने को पोषण मिलेगा। तो पहले ही वर्ष में हम रासायनिक खादों से कैसे मुक्ति हमें मिल जाए, और कंपोस्ट भी यदि हमें डालना पड़े तो हम बहुत थोड़ी मात्रा में, मतलब 1 एकड़ में मैं देखूंगा कि 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल कंपोस्ट में ही हमारा काम हो जाए। तो किसान भाइयों, ना तो कोई कंपोस्ट का बोझ है, और एक तरीके से आप ना भी डालेंगे आवश्यकता बनेगी तो पहली साल में यदि आप शुरू कर रहे हैं तो आपको बाद में इन चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की कमी दिख रही है या किसी तत्व की कमी दिख रही है, कोई कमजोरी है, तब हम इस पर पुनः विचार करेंगे कि हम उसके लिए कोई बैक्टीरिया या किस प्रकार की खाद की आवश्यकता को प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले ही ना घबराएं कि मेरा खेत कमजोर है, क्योंकि खेत की ताकत को हम नहीं पहचानते। रासायनिक खाद बंद करने का इरादा आपका यदि बन गया है और बरसात के बाद में हरी खाद का प्रयोग करके आपके अपने खेत की जुताई वगैरह सब ठीक की है, तो धरती की उर्वरता अपने आप में काम करती है। तो ऐसी स्थिति में हम अब यहाँ तय करेंगे कि यदि 1 वर्ग मीटर मैं जगह लेता हूँ, पहले 1 वर्ग मीटर अर्थात ये एक स्क्वायर है, यदि ये एक स्क्वायर है, इसमें मैं 1, 2, 3, 4 और 5 ये क्रम बनाता हूँ। ये अभी हम इस पर पौने 2-3 तरीके के प्रयोग आपके सामने रखेंगे। यदि मैं 1 मीटर जगह लेता हूँ और उसमें मैं 5 गांठों का प्रयोग करता हूँ, तो 1 गांठ से 5 गन्ने और 5 गांठ से 25 गन्ने, इस प्रकार से कम यदि गन्ने का वजन 1.5 से 2 किलो तक भी आता है तो हमको 40 से 50 किलो वजन मिल जाएगा। तो हमने अंदाजा लिया कि 1 वर्ग मीटर में 5 गांठ लगाकर मुझे कम से कम 40 या 50 केजी गन्ना मुझे लेना है। अब हमारे पास में एक मात्रा आई कि मैं अपने खेत में यदि 1 मीटर जगह कहीं देता हूं तो वहां से मैं 40-50 किलो गन्ना निकाल सकता हूं। ये यदि विश्वास बनता है तो इसके आधार पर अब हम ये तय करते हैं कि 400 कुंटल गन्ना निकालने के लिए मुझे कितने मीटर की जरूरत है। तो यदि मैं 40 केजी एवरेज लेता हूं तो मुझे 1000 वर्ग मीटर की जरूरत है, और यदि मैं 50 केजी लेता हूं तो मुझे 800 वर्ग मीटर की जरूरत है।
तो साथियों ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। आप इतना गणित लगा सकते हैं कि मात्र 1 वर्ग मीटर जगह में से यदि मैं 40 से 50 किलो गन्ना निकालता हूँ तो मैं आराम से 400 कुंटल गन्ने के लिए 1000 मीटर या 800 मीटर, तो 800 मीटर का मतलब है 1 एकड़ का 1/5 भाग, और 1000 मीटर का मतलब है 1 बीघे का 1/4 भाग। ये बात सुनने में आश्चर्यजनक जरूर लगेगी, लेकिन वास्तविकता है। यदि हम उत्पादन के प्रबंधन को सही ढंग से समझ लें किसान भाइयों, तो ऐसे बहुत सारे नौजवान साथी पूरे देश में हैं कि जो बड़ी आराम से इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। बीज की मात्रा कम होगी, खाद की मात्रा कम हो जाएगी, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। अब कल्पना क्या है, यदि मैं 1/5 एरिया में गन्ना लगा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, 800 मीटर का मतलब कई बार देखेंगे तो जो जहाँ 7 विषय वाला बीघा है, मात्र हम इतनी जगह दे रहे हैं। मतलब एक बीघे में भी एक बड़ी क्वांटिटी गन्ने की निकल सकती है। ये फिर पुनः मैंने आपको ध्यान दिलाया कि ये एक बार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज भी आपके खेतों में यदि आप उसको जांच करके देखोगे तो ऐसा ही है। अब इसके लिए हम करें क्या? इसके लिए हमने एक मानचित्र बनाया कि 1 मीटर जगह को खाली, दूसरी मीटर को खाली, तीसरे मीटर को खाली और चौथे मीटर में हमने गन्ना लगा दिया। ये एक तरीका हो सकता है। तो इसमें हम यहाँ पर गन्ने को क्रम से 1 2 3 क्रम ये गांठ हम लगाते चले गए। गांठ लगाने की जो दूरी है वो भी इसको त्रिभुजाकार में थोड़ा सा बधाई में आराम मिलता है। ये भी एक तरीका है कि इसमें हम इस दूरी में खास बात यह है कि ये अकेली लाइन है। कई बार किसान भाई कहते हैं कि इसमें जब हम फसल लगाएंगे तो इसमें गन्ना निकालने में हमको तकलीफ होती है। तो इसमें इसके नाना प्रकार के गणित आप बना सकते हैं। जैसे ये 4 मीटर जगह आपने छोड़ी है, 1 मीटर में गन्ना लिया। यदि आप 3 गन्ने की नाली एक साथ बनाएंगे तो आप बड़े आकार की जगह को छोड़ सकते हैं। बड़ा ट्रैक्टर भी चलेगा और उसमें आप लोग गन्ने के भी 3 खूड़ यदि साथ में लगाएंगे तो आप गन्ने को गिराकर उसमें उसकी कटाई बंधाई निकालने का काम कर सकते हैं। मूल बात है कि हम सितंबर अक्टूबर में गन्ना यदि लगा रहे हैं तो गन्ने को रसायनों से कैसे हम बचें, बीमारियों से कैसे हम बचें, हमको क्या ऐसी चीज़ों को साथ लगाना है जो हमारी आमदनी बढ़े और हमारा खर्चा कम हो जाए। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका भी है कि अब हम देख रहे हैं कि इसमें पानी का प्रबंधन जो है हमारा सहयोगी होगा। यहाँ इन फसलों को पानी देंगे तो इसमें हम क्या लाएंगे, इसमें लहसुन आएगा, लहसुन के बाद यहाँ पर हल्दी आएगी और हल्दी के बाद यहाँ पर अलसी आएगी। ये एक तरीका है। इसमें क्या होगा, इसमें गन्ना भी रहेगा और गन्ने के साथ हम इसमें प्याज रखेंगे। और जो ये बराबर की जो दूरी है, ये जो मेंढ है साथियों, ये जो क्योंकि गन्ने जब हम लगाएंगे तो एक थोड़ी नाली बनाने का हमको प्रयास करना पड़ेगा ताकि हम गन्ना लगाते समय या लहसुन लगाते, प्याज लगाते समय हम उसको पानी दे सकें। जब पानी की आवश्यकता यहाँ हो तो यहाँ चलाएं, जब पानी की आवश्यकता हो यहाँ, तो प्रारंभिक स्थिति में हम पानी का प्रबंधन बहुत कम से कम पानी का प्रयोग करते हुए ये काम करेंगे। लेकिन यदि आपने पानी के लिए डोल बनाई है तो ये इसको भी आप उत्पादन से जोड़ दें। तो यहाँ पर इन दोनों में भी हम कोई कंद वाली फसल जैसे मूली है, गाजर है, सलजम है, आप कुछ भी इसमें कोई भी कंद वाली फसल लगा सकते हैं। यहाँ भी जो किसान भाई जिनके लिए हम लहसुन की बात कह रहे हैं वहाँ पर कोई सब्जी लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं और कोई भी ऐसी खेती जिसमें हम देखेंगे कि पहली वर्ष में केवल आपको गेहूं नहीं लगाना है। मैं उसके लिए भी बहुत बाध्यता से मना नहीं कर रहा हूँ। यदि गेहूं लगाना है तो उसका तरीका आप बोलेंगे कि रिज बेड पर लगाएंगे, उसके साथ में कोई दलहन की फसल डाल देंगे, मेथी डाल देंगे, मसूर डाल देंगे, मटर डाल देंगे, चना डाल देंगे। तो कई बार मिश्रित फसलों को लगाने का भी जो डिजाइन था वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। किसी चीज़ के लिए रुकावट नहीं है, लेकिन प्रथम चरण में हम उन चीज़ों को लगाएं जिनसे हमारी आमदनी बढ़ जाए और हमारी मेहनत भी कम से कम हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें एक परेशानी सामने देखी गई कि ये जब 1 मीटर में 2 लाइन ही हम लेते हैं तो कई बार तेज हवा आती है, तेज आंधी आती है,
तो इसका गिरने का डर होता है। और दूसरा, इसके पानी का जो मैनेजमेंट है वो इधर से उधर से है, तो इसको पर्याप्त पानी की भी कई बार कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरा तरीका है जो मैं आपके ध्यान दिलाऊं कि हम फिर क्या करते हैं कि जो 2 लाइन है गन्ने लगाने का, जो एक यहाँ पर हम एक मेड़ बनाएंगे, ये मेड़ बनी, यहाँ पर एक मेड़ बन गई, और इसके बाद में हमने देखा कि 6 फुट पर फिर हमने एक मेड़ बनाई। तो ये दूरी है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लगभग 6 फुट है। इस 6 फुट की दूरी में हम इसमें क्या करते हैं कि 2 लाइन गन्ने के यहाँ लेते हैं। एक लाइन ये गन्ने की चल रही है, फिर दूसरी लाइन यहाँ, इसका फासला थोड़ा कम रखते हैं, 1.5 फुट के लगभग ही रखते हैं, और इधर भी 2 लाइन रखते हैं, और इसका भी फासला हम लगभग ये रखते हैं। ये जो फासला है लगभग बीच का, ये हम कम से कम भी 2.5 फुट से कम नहीं रखेंगे, ताकि आने वाले समय में क्या है, यहाँ पर नाली बन जाए, ये नाली बन जाएगी। अभी पहली स्थिति में जब हम यहाँ पर लहसुन लगाएंगे तो हमको कोई नाली नहीं बनानी है, गन्ना लगाएंगे, पूरे के साथ पूरे में लहसुन लगाएंगे, तो गन्ने की नराई और लहसुन की नराई साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन जब अप्रैल में लहसुन निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाली बनाएंगे, और नाली बनाकर इस मिट्टी को थोड़ा सा गन्ने के ऊपर इधर भी चढ़ा देंगे, इधर भी चढ़ा देंगे, और यहाँ जो है, यहाँ पर ये मेड़ बनी हुई है, ये 2, तो ये क्योंकि हमने पानी देने के लिए मेड़ पहले से बनाई हुई है, तो यहाँ पर नाली आ जाएगी और यहाँ पर मेड़ आ जाएगी। इस मेड़ पर भी हम जितनी भी ये कंद वाली सब्जियां हैं ये ले लेते हैं। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें बड़ा फायदा ये है कि पानी का मैनेजमेंट करने का बहुत आसानी से बना रहता है, और इन दोनों, इस नाली में और इस नाली में गन्ने का उत्पादन दोनों में इस विधि से बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कम देकर इसमें और भी ज़्यादा गन्ने का उत्पादन बढ़ जाता है। इसका भी एक गणितीय आकलन आप जब भी अपने मानचित्र में बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि केवल 2 मीटर जगह ये है, 2 मीटर में हमने गन्ना लगाया है, और इसमें कितनी बड़ लगेंगी। यदि ये 40 मीटर की जगह है और 1 मीटर में 3 बड़ हमने लगाई है, तो 1 मीटर की 3 बड़ के हिसाब से 120 बड़ यहाँ लगेंगी। तो 120 बड़ इस लाइन में 120, और इस लाइन में 120, और इस लाइन में भी 120, और इस लाइन में भी 120, तो कितना हो गया, लगभग मोटे तौर से 500 के लगभग बड़ जो है आपकी खेत में लग गए। अब 500 बड़ यदि हम उसी बड़ के हिसाब से देखते हैं कि वो हमको 10 किलो 8 किलो देती है, तो एक अच्छी मात्रा 8 किलो से भी लगा सकते हैं, 6 किलो से भी लगाते हैं, तो एक बढ़िया मात्रा आपकी गन्ने की 30-40 कुंटल की इसी पैसेज में से निकल जाएगी। अब आपको बनाना होगा कि इस तरीके के कितने पैसेज चाहिए। इस तरीके के हमको यदि 400 कुंटल लेना है और यहाँ से हमको 40 कुंटल मिल गया या 30 कुंटल मिल गया, तो हमको उतने ही 400 में भाग देकर उतने पैसेज हमको बनाने, तो आपको पता लगेगा कि बीच की जगह हमारे पास में बहुत सारी बच गई। आप कोई भी गणित बनाइए साथियों, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें गन्ने की बंधाई बहुत अच्छी होती है। पहली बार में हम एक लाइन को बांधते जाते हैं, दूसरे में हम दोनों लाइनों को ऊपर जाकर बांध देंगे। पानी बराबर बीच में चलता रहेगा, बराबर में भी पानी मिलेगा गन्ने को, और दूसरी फसलें भी बराबर लगाने में आसानी होगी। ये एक क्रम है जिसको हमें विशेष रूप से आपके सामने रखने का मन था कि आप इसमें थोड़ा सा कागज पेंसिल लेकर कुछ अभ्यास करें। अभ्यास करने में 2-3 चीज़ों को निकाल कर देखेंगे, इसमें बीज कितना लगेगा, कितनी बढ़ाएंगी, कितना क्षेत्रफल हमने दिया, हमको पानी देने की सुविधा कहाँ होगी, फसल निकालने की सुविधा हमको क्या होगी, यदि खेत में कोई खरपतवार आता है तो उसकी निराई और गुड़ाई कैसे होगी, और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि मौसम के बदलाव के साथ भी दूसरी फसल लगाई जाएंगी, तो उनको लगाए जाने में भी कोई अवरोध हमको ना आए। इन सारी चीज़ों पर विचार यदि आपको करना है, क्योंकि मेरा भाव ये है कि मैं एक प्रयोगकार किसान हूँ। प्रयोग की कुछ उन चीज़ों को आपको ध्यान दिलाता हूँ जिन पर आप भी सोचेंगे, क्योंकि यदि हमने सोच को बदला तो साथियों रास्ते जरूर निकलेंगे। हम सोच नहीं बदलेंगे, दूसरे पर निर्भर रह जाएंगे, नक्शा भी वही बना कर देगा। तो जिस मकान में हमको रहना है उसकी मकान की आवश्यकता क्या है, मुझे कितना बड़ा रसोई चाहिए, कितना बड़ा मुझे कमरा चाहिए, यह हमको ही विचार करना है। ऐसी खेत हमारा है, हमको ही अपने खेत की नापतोल करनी है, क्योंकि आपको मेरे से ज़्यादा पता आपको अपने खेत का है कि मेरे खेत में पानी किस दिशा से जाएगा, हवा का दबाव कैसा है, सूर्य की गति कैसे है, और मेरे खेत में
फसलों को मैं कितनी फसल लगाना चाहता हूँ। जंगली जानवरों का तो कोई प्रकोप नहीं है, कोई फसल लगाऊंगा तो उसके बारे में मैं 4 बार सोचूंगा। तो आप नाना प्रकार की बातों को विचार करते हुए आप इस तरीके से एक व्यवस्था अपने मन में तय करें और इसका एक अभ्यास करें, कागज़ पेंसिल लें। और मैं बाद में ज़रूर कहूँगा कि मेरे साथियों, कहीं ना कहीं ज़मीन की नाप तोल और खेती का हिसाब किताब ज़रूर लिखें, क्योंकि तभी हमको ये पता लगता है कि हम कितने मुनाफे में हैं, कितने घाटे में हैं और हमारी गति और स्थिति क्या है। आज मैंने इस वीडियो में आपको यही ध्यान रखा कि प्राकृतिक सिद्धांतों को समझकर खेती की संरचना में अपने खेत को नाप तोल कर किस प्रकार की फसलों को कैसे लगाया जाना है, ये पूरा का पूरा विज्ञान है। और ये विज्ञान यदि हमको गणितीय आकलन और प्राकृतिक सिद्धांतों की समझ नहीं होती है तो ये गणित कहीं ना कहीं फंस जाता है। हम इसी खेत में बागवानी भी कर सकते हैं, इसी खेत में हम लंबी अवधि की फसलें लगा सकते हैं, इसी खेत में हम बाउंड्री में बफर जोन लगा सकते हैं। तो एक एक क्रम से हम बफर जोन की भी कल की वीडियो में हम डालेंगे कि बफर जोन लगाने का भी जिनका मन है तो वो किस तरीके से बफर जोन से भी अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो खेत तो बहुत बड़ी हमारे पास में एक ऐसा साधन है जिससे हम बहुत अच्छी आमदनी निकाल सकते हैं और आपको इस पर विचार करने से खुशी होगी। और मेरी आपको बहुत हृदय से शुभकामना है कि नवरात्रों के इस पर्व में आप लोगों की मन में कहीं ना कहीं साधना होगी। और मैं विशेष रूप से किसी एक विचारधारा और धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, खेती से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इस ओर ध्यान देगा और वो अपने ही आधार पर समझने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा और करने के लिए प्रयास करेगा। इसी शुभकामना के साथ सभी को नमस्कार।